आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जो कुछ भी हम पाते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? किसी एक छोटे से ख्याल से या दिल में उठी एक जोरदार चाह से? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे और आप सुन रहे हैं एनीबुक समरीज ऑडियो बुक। यहां किताबें पढ़ी नहीं जाती, यहां किताबें महसूस की जाती हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब का सफर जिसने दुनिया भर में लाखों जिंदगियां बदली हैं। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल और रोजाली बीलैंड ने लिखा है। और आज का यह पहला अध्याय है इच्छा, सभी उपलब्धियों की शुरुआत। यह अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि अमीर कैसे बना जाए, यह हमें सिखाता है कि कुछ पाने की आग दिल में कैसे जगाई जाए। क्योंकि लेखक मानते हैं कि जब तक मन में सच्ची इच्छा नहीं होती तब तक कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। तो आंखें बंद कीजिए, दिल की आवाज सुनिए और खुद से ये सवाल पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं? चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आपने कभी अपने दिल के किसी कोने में छुपी एक ऐसी चाह महसूस की है जो आपको रातों को जगाए रखती हो, जो आपको बार बार याद दिलाती हो कि आप सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, कुछ खास पाने के लिए जिंदा हैं? कभी कभी हम उसे दबा देते हैं, कभी हालात के नाम पर, कभी डर के नाम पर, लेकिन वो इच्छा वो भीतर कहीं चुपचाप धड़कती रहती है। आज की ये कहानी उसी धड़कन की है। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल और रोजाली बीलैंड ने लिखा है। और ये उसका पहला अध्याय है, इच्छा। ये अध्याय किताब की नींव है, क्योंकि लेखक मानते हैं कि जब तक इच्छा नहीं तब तक कोई उपलब्धि नहीं। ये अध्याय हमें ये नहीं बताता कि अमीर कैसे बने, ये हमें बताता है कि कुछ पाने की आग दिल में कैसे जलती है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि सपने और ख्वाहिशें हर किसी के पास होती हैं, लेकिन इच्छा सबके पास नहीं होती। इच्छा वो होती है जो आपको आराम छोड़ने पर मजबूर कर दे, जो आपको गिरकर भी उठने की ताकत दे। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो भीतर से कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन रास्ता साफ नहीं दिखता। लेखक कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा आधी अधूरी है तो परिणाम भी आधे अधूरे ही मिलेंगे। इच्छा को वे बीज की तरह बताते हैं। अगर बीज कमजोर है तो फसल भी कमजोर होगी, लेकिन अगर बीज मजबूत है तो जमीन चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, वो रास्ता बना ही लेता है। एक बहुत सुंदर विचार इस अध्याय में आता है। लेखक कहते हैं, जो मनुष्य किसी चीज को पाने की जलती हुई इच्छा रखता है वो उसे पाने का रास्ता भी खोज ही लेता है। इसका अर्थ यह है कि जब चाह दिल से उठती है तो दिमाग अपने आप समाधान ढूंढने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती भी पूरा कमरा बदल देती है। एक और पंक्ति आती है, इच्छा को सिर्फ चाह मत रहने दो, उसे एक निश्चित लक्ष्य बना दो। इसका भाव यह है कि धुंधली ख्वाहिशें हमें भटकाती हैं, लेकिन साफ लक्ष्य हमें दिशा देता है। जब आप खुद जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तभी दुनिया आपको गंभीरता से लेती है। लेखक एक कहानी की तरह बताते हैं कि कैसे कुछ लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। वे पहली मुश्किल पर रुक जाते हैं, लेकिन जिनके भीतर आग होती है वे ठोकर को भी सीढ़ी बना लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम लेखक के साथ खड़े होकर उन लोगों को देख रहे हों जो हार मान रहे हैं, और उन लोगों को भी जो आखिरी सांस तक कोशिश कर रहे हैं। एक और गहरा वाक्य आता है, इच्छा तभी शक्ति बनती है जब उसके साथ विश्वास जुड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ चाहना काफी नहीं, आपको यह भी मानना होगा कि आप उसे पा सकते हैं। विश्वास के बिना इच्छा ऐसे पंछी की तरह है जिसके पंख कटे हों। लेखक हमें यह सिखाना चाहते हैं कि इच्छा को शब्दों में बांधो, उसे अपने दिल में रोज दोहराओ और अपने काम को उसी दिशा में मोड़ दो। जैसे कोई व्यक्ति अगर सच में तैरना चाहता है तो वो किनारे खड़ा होकर नहीं सीखता, वो पानी में उतरता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ चाहते तो हैं लेकिन खुद पर शक करते हैं? यही वो जगह है जहां इच्छा कमजोर पड़ जाती है। लेखक हमें धीरे से कहते हैं, खुद से वादा करो और उस वादे को निभाने की जिद रखो। अंत में यह अध्याय हमसे बहुत नरमी से लेकिन बहुत सच्चाई से बात करता है। यह कहता है कि आपकी इच्छा ही आपके भविष्य का पहला कदम है। अगर वो कदम मजबूत है तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा, और अगर वो कदम डगमगाया हुआ है तो मंजिल पास होकर भी दूर लगती है। इस अध्याय को सुनने के बाद मन में एक हलचल सी रह जाती है, शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे सच्ची इच्छा में ही छुपी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बहुत गहराई से चाहते हैं, लेकिन जब उसे पाने की बारी आती है तो कदम खुद ही रुक जाते हैं? दिल कहता है आगे बढ़ो, पर दिमाग डर दिखाता है, और फिर वही पुरानी बात, शायद कल से, शायद कभी और। यही वो मोड़ है जहां इच्छा या तो जीवन बदल देती है या बस एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह जाती है। हम बात कर रहे हैं किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पहले अध्याय इच्छा की। यह अध्याय किताब की शुरुआत में आता है क्योंकि लेखक मानते हैं कि जीवन की हर बड़ी उपलब्धि यहीं से जन्म लेती है।
और आज का ये हिस्सा हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है, इच्छा को दृढ़ संकल्प में बदलने की कला। लेखक कहते हैं कि सिर्फ चाहना काफी नहीं होता। दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे पाने के लिए अंत तक टिके रहते हैं। ये अध्याय उन भावनाओं की बात करता है जब इंसान थक जाता है, निराश होता है और मन ही मन सोचता है, क्या सच में मुझसे हो पाएगा। दृढ़ संकल्प इच्छा का अगला रूप है। जैसे पानी जब तक बहता है तब तक वो सिर्फ पानी है, लेकिन जब वही पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसकी ताकत बदल जाती है। इच्छा जब विश्वास और मेहनत के साथ जमती है तो वो दृढ़ संकल्प बन जाती है। लेखक का एक गहरा वाक्य है, कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम पैदा करती है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका मन रास्ते में ही हार मान ले तो मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाता है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन भीतर कहीं सच भी लगती है। एक और पंक्ति आती है, जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए जलने को तैयार नहीं हैं, तब तक वो सिर्फ सपना ही रहेगा। इसका भाव यह है कि दृढ़ संकल्प आराम की कीमत पर आता है। ये आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर करता है, गलतियों से सीखने की ताकत देता है और बार बार गिरकर फिर से खड़े होने का हौसला देता है। लेखक एक जीवंत उदाहरण की तरह हमें बताते हैं कि बहुत से लोग सोने की खान के पास आकर सिर्फ एक कदम पहले हार मान लेते हैं। वे कुछ इंच और खोद लेते तो सोना मिल जाता, लेकिन उन्होंने कोशिश छोड़ दी। ये कहानी सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस खान के पास खड़े हैं और सोच रहे हैं, कहीं मैं भी तो इतना ही पास आकर रुक तो नहीं गया। एक और उदाहरण दिल को छू जाता है। दृढ़ संकल्प उस विश्वास से जन्म लेता है जो हार मानने से इनकार कर दे। इसका अर्थ यह है कि सच्चा विश्वास हालात से नहीं डरता। वो कहता है, अभी नहीं तो कभी और, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। लेखक हमें यह सिखाना चाहते हैं कि अपनी इच्छा को एक स्पष्ट निर्णय में बदलो। खुद से कहो कि चाहे कितना भी समय लगे, मैं इस रास्ते पर बना रहूंगा। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरकर रोता नहीं, वो फिर खड़ा होता है। उसी जिद में दृढ़ संकल्प छुपा होता है। क्या आपने भी कभी किसी चीज को दिल से चाहा है, लेकिन रास्ते की मुश्किलें देखकर पीछे हट गए? अगर हां, तो ये अध्याय आपसे बहुत प्यार से कहता है, शायद आपकी इच्छा में कमी नहीं थी, बस उसे दृढ़ संकल्प का सहारा चाहिए था। अंत में यह अध्याय हमारे भीतर एक सच्चा सवाल छोड़ जाता है, क्या मैं सच में इस इच्छा के लिए अंत तक खड़ा रह सकता हूं? क्योंकि जब इच्छा दृढ़ संकल्प बन जाती है तो हालात भी धीरे धीरे रास्ता देने लगते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन सा है? जैसे आप चल तो रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि जाना कहां है। कदम थक जाते हैं, मन उलझ जाता है और फिर एक आवाज आती है, शायद मैं ही गलत हूं। अक्सर समस्या हमारी काबिलियत में नहीं होती, समस्या होती है हमारे लक्ष्य की धुंध में। हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके पहले अध्याय इच्छा में लेखक जीवन की नींव रखते हैं। यही अध्याय बताता है कि सपनों को हकीकत बनाने की शुरुआत कहां से होती है। और आज का ये हिस्सा हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है, मन में स्पष्ट लक्ष्य का होना। लेखक मानते हैं कि इच्छा और दृढ़ संकल्प के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है स्पष्टता। यह अध्याय उन लोगों की भावनाओं से जुड़ा है जो कहते तो हैं कि वे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जब पूछा जाए कि क्या करना चाहते हो तो जवाब धुंधला होता है, और यही धुंध हमारी ताकत को कमजोर कर देती है। लेखक कहते हैं कि मन एक तीर की तरह है, अगर तीर को दिशा नहीं मिले तो वो बस हवा में चला जाएगा। स्पष्ट लक्ष्य उस दिशा की तरह होता है जो तीर को मंजिल तक पहुंचाता है। जब लक्ष्य साफ होता है तो मन और शरीर अपने आप एक साथ चलने लगते हैं। एक बहुत गहरी पंक्ति आती है, अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं। इसका भाव यह है कि अगर आप खुद नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए तो जीवन भी आपको कुछ तय करके नहीं देता। जैसे कोई रास्ते में खड़ा होकर कहे, मुझे कहीं भी जाना है, तो वो कहीं भी नहीं पहुंचता। एक और उदाहरण मन को छू जाता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में तय कर लेता है वो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य तय करना सिर्फ सोचने का काम नहीं, ये खुद से किया गया एक वादा है, और जब वादा साफ होता है तो उसे निभाने की ताकत भी बढ़ जाती है। लेखक हमें एक चित्र दिखाते हैं। एक व्यक्ति समुद्र में नाव चला रहा है। अगर उसे पता है कि उसे किस किनारे पहुंचना है तो लहरें चाहे जितनी भी तेज हों वो दिशा नहीं खोता। लेकिन अगर उसे खुद नहीं पता कि जाना कहां है तो हर लहर उसे भटका देती है। ये रूपक सुनते हुए हम खुद से पूछते हैं, क्या मेरी नाव को किनारा पता है? लेखक ये भी बताते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं होता, उसमें यह भी साफ होता है कि आप क्या पाना चाहते हैं, कितना पाना चाहते हैं और उसके लिए क्या देने को तैयार हैं। जब ये सब मन में साफ होता है तो रास्ते की थकान कम महसूस होने लगती है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हों लेकिन फिर भी संतोष न मिले? अक्सर ऐसा तब होता है जब हम मेहनत तो करते हैं लेकिन लक्ष्य तय नहीं करते।
लेखक बहुत प्यार से समझाते हैं कि मेहनत तब फल देती है जब उसे एक साफ दिशा मिले। एक और वाक्य आता है, लक्ष्य वही सच होता है जिसे मन बार बार देख सके। इसका भाव यह है कि लक्ष्य को सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना होता है। जब आप आंख बंद करें और अपने लक्ष्य को साफ देख सकें, तभी वो आपके भीतर जीवित रहता है। लेखक की सीख बहुत सरल है लेकिन गहरी है। खुद से ईमानदारी से पूछो, मैं क्या चाहता हूं, और फिर उसे धुंध से निकालकर रोशनी में रख दो। जैसे किसी कमरे में लाइट जलते ही सब कुछ दिखने लगता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ अधूरा है? शायद इसलिए क्योंकि आपके मन में लक्ष्य है लेकिन वो साफ नहीं है। अंत में यह अध्याय हमसे चुपचाप एक बात कह जाता है, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और जब मन को पता होता है कि उसे कहां जाना है तो हर कदम पहले से ज्यादा भरोसे के साथ उठता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी मंजिल की ओर बढ़ तो रहे हैं लेकिन रास्ता बार बार आपको भ्रमित कर देता है? कभी कोई सलाह कुछ और कहती है, कभी अनुभव कुछ और सिखा देता है, और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या बस अंदाजे के सहारे चल रहा हूं? यही वो पल होता है जहां इच्छा और मेहनत के बीच एक और चीज की जरूरत पड़ती है, सही जानकारी और सच्चे अनुभव की। हम बात कर रहे हैं किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पहले अध्याय इच्छा की। यह अध्याय किताब की जड़ है, जहां लेखक बताते हैं कि जीवन की हर उपलब्धि एक भीतर उठी चाह से शुरू होती है। और आज का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि उस चाह को रास्ता देने के लिए मूल्यवान अनुभवों और सही जानकारी को कैसे खोजा जाए। लेखक मानते हैं कि सिर्फ सपना देख लेना काफी नहीं। अगर आपको सच में कुछ पाना है तो आपको उस दुनिया को समझना होगा जिससे वो सपना जुड़ा है। यह अध्याय उन संघर्षों से जुड़ा है जहां इंसान मेहनत तो करता है लेकिन दिशा गलत होने की वजह से थक जाता है। यह हमें बताता है कि अंधेरे में दौड़ने से बेहतर है एक छोटी सी रोशनी खोज लेना। लेखक कहते हैं कि जानकारी वो नक्शा है जो हमें बताता है कहां जाना है, और अनुभव वो रास्ता है जिस पर चलकर हम सच में आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर पहाड़ पर चढ़ना चाहता है तो सिर्फ इच्छा से वो ऊपर नहीं पहुंचता। उसे मौसम समझना पड़ता है, रास्ते की कठिनाइयों को जानना पड़ता है और उन लोगों से सीखना पड़ता है जो पहले वहां जा चुके हैं। एक गहरी पंक्ति आती है, जो व्यक्ति सीखने से इनकार करता है वो आगे बढ़ने से भी इनकार करता है। इसका भाव यह है कि सीखना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं तो हम उनकी गलतियों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाते। एक और उद्धरण दिल को छू जाता है, ज्ञान वही मूल्यवान है जो सही समय पर सही दिशा दिखा दे। इसका अर्थ यह है कि जानकारी सिर्फ इकट्ठा करने की चीज नहीं, उसे समझना और अपनाना जरूरी है। वरना किताबें तो अलमारी में भरी रहती हैं लेकिन जीवन वहीं का वहीं खड़ा रहता है। लेखक हमें एक चित्र दिखाते हैं। एक यात्री रेगिस्तान में चल रहा है। अगर उसके पास पानी है लेकिन उसे पीना नहीं आता तो वह फिर भी प्यासा रह जाएगा। उसी तरह जानकारी तब तक काम नहीं आती जब तक हम उसे अनुभव में न बदलें। ये दृश्य सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस रेगिस्तान में खड़े हों और सोच रहे हों कि क्या हम सही साधनों का उपयोग कर रहे हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अनुभव सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की कहानियों से भी मिलता है। जो लोग आपसे पहले उसी रास्ते पर चले हैं, उनकी बात सुनना समय बचा सकता है, दर्द कम कर सकता है। यह अध्याय हमें अहंकार छोड़ना सिखाता है और सीखने का साहस देता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप किसी काम में बार बार असफल हुए हों और बाद में समझ आया हो कि अगर पहले सही जानकारी मिल जाती तो शायद रास्ता आसान होता? लेखक उसी एहसास को बहुत नरमी से शब्द देते हैं। एक और पंक्ति आती है, अनुभव वह शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में सबक सिखाता है। इसका भाव यह है कि जीवन हमें सिखाता जरूर है लेकिन उसकी कीमत भी लेता है। अगर हम पहले से सीख लें तो ये कीमत कम हो सकती है। लेखक की सीख बहुत सीधी है, अपनी इच्छा को अकेला मत छोड़ो, उसे ज्ञान का साथ दो, अनुभव का सहारा दो। जैसे कोई पौधा सिर्फ बीज से नहीं बढ़ता, उसे पानी, धूप और देखभाल भी चाहिए। क्या आपने भी कभी किसी सपने को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रास्ता समझ नहीं आया? शायद उस पल आपको इच्छा से ज्यादा अनुभव की जरूरत थी। अंत में यह अध्याय हमारे भीतर एक शांत सी बात छोड़ जाता है, जब इच्छा को सही जानकारी और अनुभव मिल जाते हैं तो रास्ते डरावने नहीं लगते, और तब हर कदम सिर्फ आगे नहीं बढ़ता बल्कि हमें और मजबूत भी बनाता है। आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि पैसा आपके जीवन में सिर्फ जरूरत है या किसी गहरे सपने का रास्ता? कभी महीने के आखिर में जब जेब हल्की होती है तो दिल भारी क्यों हो जाता है? और कभी जब थोड़ा सुकून आता है तो लगता है जैसे जिंदगी ने थोड़ी सांस लेने की जगह दे दी हो। पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, वो हमारे डर, हमारे सपने और हमारी आजादी से जुड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पहले अध्याय इच्छा की। यह अध्याय जीवन की नींव रखता है और आज का यह हिस्सा एक ऐसी बात छूता है जिससे हम अक्सर बचते हैं, धन की इच्छा।
लेखक साफ कहते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको पैसे की इच्छा को ईमानदारी से देखना होगा। यह अध्याय उन भावनाओं से जुड़ा है जहां लोग कहते तो हैं कि पैसा जरूरी नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठा होता है कल का क्या होगा। लेखक समझाते हैं कि पैसे की इच्छा लालच नहीं होती, जब वो किसी उद्देश्य से जुड़ी हो। वो सुरक्षा बन जाती है, सम्मान बन जाती है और कई बार किसी और की मदद करने की ताकत भी। लेखक कहते हैं कि धन को एक धुंधली चाह की तरह मत देखो। अगर आपको पैसा चाहिए तो ये साफ देखो कि कितना चाहिए और क्यों चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहे मुझे कहीं पहुंचना है, लेकिन जब तक वो जगह तय नहीं करेगा यात्रा शुरू नहीं हो सकती। एक गहरी पंक्ति आती है, जो व्यक्ति धन को एक निश्चित लक्ष्य के रूप में देखता है वही उसे प्राप्त कर पाता है। इसका भाव यह है कि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसे समझते हैं, जो जानते हैं कि वो क्यों चाहिए और किस दिशा में जाना है। एक और उदाहरण दिल को छू जाता है। धन संयोग से नहीं मिलता, वो पहले मन में जन्म लेता है। इसका अर्थ यह है कि अमीरी पहले सोच बनती है, फिर जीवन में उतरती है। अगर मन में साफ तस्वीर नहीं है तो हाथ में भी कुछ ठोस नहीं आता। लेखक एक उदाहरण की तरह हमें दिखाते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक निश्चित राशि छुपी होती है, चाहे वो घर हो, पढ़ाई हो या अपने परिवार को बेहतर जीवन देना हो। जब हम पैसे से डरते हैं या उसे नजरअंदाज करते हैं तो हम अपने ही सपनों को धुंधला कर देते हैं। एक रूपक सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई किसान बीज तो बोना चाहता है, लेकिन यह तय नहीं करता कि उसे कितनी फसल चाहिए। न पानी का हिसाब, न मेहनत का अंदाजा। ऐसे में फसल या तो कम होगी या अधूरी। पैसे की इच्छा भी उसी तरह होती है। जब तक वो साफ नहीं होगी, परिणाम भी साफ नहीं होंगे। लेखक ये भी कहते हैं कि धन की इच्छा तभी सही दिशा लेती है जब उसके साथ सेवा और मूल्य जुड़ा हो। यानी आप दुनिया को क्या देने वाले हैं, इसके बदले में आप क्या पाना चाहते हैं। जब ये संतुलन बनता है तो पैसा बोझ नहीं लगता, साधन बन जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसे की बात आते ही असहज हो जाते हैं, जैसे पैसे की इच्छा कोई गलत बात हो। लेखक बहुत नरमी से कहते हैं, गलत इच्छा नहीं होती, गलत नजर होती है। अगर आपका उद्देश्य साफ है तो धन उस रास्ते का हिस्सा बन ही जाता है। एक और पंक्ति आती है, धन वही पाता है जो उसे पाने का साहस रखता है। इसका भाव ये है कि पैसा उनसे दूर भागता है जो खुद को उसके योग्य नहीं समझते, और उनके पास आता है जो खुद पर भरोसा करते हैं। लेखक की सीख बहुत सीधी है, अपने लक्ष्य को पैसे के रूप में भी देखो। डरो मत, झिझको मत। जैसे कोई यात्री अपना किराया गिने बिना सफर शुरू नहीं करता, वैसे ही जीवन की यात्रा में धन की भूमिका को समझो। क्या आपने भी कभी अपने सपनों को इसलिए छोटा कर लिया क्योंकि पैसे की बात भारी लगती थी? शायद अब उस पर दोबारा सोचने का समय है। अंत में यह अध्याय हमारे भीतर एक सच्ची हलचल छोड़ जाता है। जब धन की इच्छा स्पष्ट और ईमानदार होती है तो वो बोझ नहीं लगती, वो हमारे सपनों को जमीन पर चलना सिखाती है और जीवन को थोड़ा और खुलकर जीने की हिम्मत देती है। आपने कभी ये महसूस किया है कि आप किसी सपने को दिल से चाहते हैं, लेकिन समय बीतता चला जाता है और वो सपना वहीं का वहीं रह जाता है। हर दिन सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, अगले महीने मेहनत तेज करेंगे, कभी हालात ठीक होने का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे वो चाह उत्साह से उतरकर सिर्फ एक याद बन जाती है। अक्सर सपना मरता नहीं, बस टलता रहता है। हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके पहले अध्याय इच्छा में लेखक ये समझाते हैं कि किसी भी उपलब्धि की शुरुआत मन में उठी एक चाह से होती है, और इस हिस्से में वे उस चाह को हकीकत के और करीब लाने की एक बेहद जरूरी बात बताते हैं, समय सीमा तय करना। यह अध्याय उन भावनाओं से जुड़ा है जहां इंसान पूरे दिल से कुछ चाहता तो है लेकिन समय को खुला छोड़ देता है। लेखक कहते हैं कि जब तक किसी इच्छा के साथ एक निश्चित समय नहीं जुड़ता तब तक मन उसे गंभीरता से नहीं लेता। वो उसे टालता रहता है, जैसे कोई अधूरा काम जो कभी भी किया जा सकता है। लेखक मानते हैं कि समय सीमा इच्छा को जिम्मेदारी बना देती है। जैसे ट्रेन का समय तय हो तो हम देर नहीं करते, लेकिन अगर कहीं भी जाना हो, कभी भी पहुंचना हो तो कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। इसी तरह जब लक्ष्य के साथ समय की एक तारीख जुड़ जाती है तो मन जाग जाता है। एक गहरी पंक्ति आती है, जो इच्छा समय से बंधी नहीं होती वो अक्सर अधूरी रह जाती है। इसका भाव यह है कि समय सीमा दबाव नहीं, दिशा होती है। वो हमें डराती नहीं, हमें केंद्रित करती है। एक और उदाहरण दिल को छू जाता है, समय सीमा मन को आलस से निकालकर कार्य में बदल देती है। इसका अर्थ यह है कि जब हमें पता होता है कि हमारे पास सीमित समय है तो हम बहाने कम बनाते हैं और कोशिश ज्यादा करते हैं। समय हमें याद दिलाता है कि यह सपना आज का काम है, किसी और दिन का नहीं। लेखक एक सुंदर रूपक देते हैं। वे कहते हैं कि बिना समय सीमा का लक्ष्य ऐसा है जैसे बिना अलार्म के सो जाना। नींद गहरी होती जाती है और मंजिल दूर होती जाती है।
लेकिन जब अलार्म बजता है तो चाहे मन न भी करे आंख खुल जाती है। समय सीमा वही अलार्म है जो हमें जगाए रखता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समय सीमा असंभव नहीं होनी चाहिए। वो इतनी कठिन न हो कि मन डर जाए और इतनी ढीली भी न हो कि मन उसे टालता रहे। यह संतुलन खुद के साथ ईमानदारी से तय होता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि अपने सपने को इतना समय दो कि वो सांस ले सके, लेकिन इतना नहीं कि वो सुस्त हो जाए। क्या आपने कभी किसी काम को सिर्फ इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि आपने तय ही नहीं किया कि उसे कब तक करना है? लेखक उसी अनुभव को बहुत नरमी से छूते हैं। वे कहते हैं कि मन स्वभाव से आज को टालकर कल में जीना चाहता है। समय सीमा उसे वर्तमान में खींच लाती है। एक और पंक्ति आती है, समय सीमा इच्छा को साहस देती है। इसका भाव यह है कि जब हमें पता होता है कि समय सीमित है तो हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं, क्योंकि टालने का समय खुद खत्म हो जाता है। लेखक की सीख बहुत सरल है। जब आप तय कर लें कि आपको क्या चाहिए तो ये भी तय करें कि कब तक चाहिए। जैसे कोई किसान बीज बोते समय जानता है कि फसल कब कटेगी। वो हर दिन खेत देखता है क्योंकि समय उसे याद दिलाता है कि मेहनत का मौसम चल रहा है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर आपने खुद को थोड़ा सा समय में बांध लिया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती? यह अध्याय उसी एहसास से बात करता है। अंत में यह हिस्सा हमारे भीतर एक शांत लेकिन सच्ची बात छोड़ जाता है। जब इच्छा को समय की सीमा मिल जाती है तो वो सपना नहीं रहती, एक यात्रा बन जाती है। और तब हर दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ सोच नहीं रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कभी ये महसूस किया है कि रास्ता तो सामने है, मेहनत की ताकत भी भीतर है, लेकिन फिर भी कदम रुक जाते हैं? जैसे कोई अदृश्य दीवार आपके और आपकी मंजिल के बीच खड़ी हो। कभी दूसरों की राय डर बन जाती है, कभी अपनी ही आवाज कमजोर लगने लगती है, और तब मन चुपचाप पूछता है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? अक्सर असफलता बाहर नहीं होती, वो भीतर से शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पहले अध्याय इच्छा की। यह अध्याय बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि एक चाह से जन्म लेती है, और इस हिस्से में लेखक उस शक्ति की बात करते हैं जो इच्छा को हकीकत में बदलती है, आत्मविश्वास। ये अध्याय उन भावनाओं से जुड़ा है जहां इंसान सब कुछ जानते हुए भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। लेखक मानते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, ये धीरे धीरे बनता है, और बिना इसके इच्छा, लक्ष्य, मेहनत सब अधूरे रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास मन की वह आवाज है जो मुश्किल समय में आपका हाथ पकड़ लेती है। जैसे अंधेरी रात में एक छोटी सी रोशनी पूरा रास्ता नहीं दिखाती, लेकिन अगला कदम जरूर दिखा देती है। उसी एक कदम से सफर आगे बढ़ता है। एक गहरी पंक्ति आती है, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, दुनिया भी अंततः उसी पर विश्वास करने लगती है। इसका भाव यह है कि आत्मविश्वास सिर्फ आपके भीतर नहीं रहता, वो आपके शब्दों, आपके काम और आपके फैसलों में झलकता है, और लोग उसी ऊर्जा को पहचानते हैं। एक और उदाहरण दिल को छू जाता है। अविश्वास असफलता की पहली सीढ़ी है। इसका अर्थ यह है कि हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, हार तब होती है जब हम खुद को अयोग्य मान लेते हैं। आत्मविश्वास हमें याद दिलाता है कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेखक एक सुंदर रूपक देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास उस पुल की तरह है जो दो किनारों को जोड़ता है। एक किनारे पर आप आज खड़े हैं, दूसरे किनारे पर आपका सपना है। अगर पुल पर भरोसा नहीं तो कदम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही भरोसा जागता है, डर पीछे छूटने लगता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मविश्वास खुद से की गई बातचीत से बनता है। आप दिन भर खुद से क्या कहते हैं, यही तय करता है कि आप भीतर से मजबूत हैं या कमजोर। अगर हर गलती पर आप खुद को कोसते हैं तो आत्मविश्वास टूटता है, लेकिन अगर हर गलती को सीख मानते हैं तो वही आत्मविश्वास धीरे धीरे गहराता है। क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं? लेखक उसी पल को बहुत नरमी से छूते हैं। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि डर नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे। एक और पंक्ति आती है, विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनने का साहस देती है। इसका भाव ये है कि आत्मविश्वास परिणाम की गारंटी नहीं देता, लेकिन कोशिश की आजादी जरूर देता है, और कई बार यही आजादी चमत्कार रच देती है। लेखक की सीख बहुत सरल है। अपने भीतर की आवाज को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय हर गिरने पर खुद से नफरत नहीं करता, वो फिर खड़ा होता है। उसी मासूम जिद में आत्मविश्वास छुपा होता है। क्या आपने भी कभी खुद को दूसरों से कम समझ लिया? अगर हां, तो ये अध्याय आपसे बहुत प्यार से कहता है, आप में कमी नहीं, बस विश्वास की कमी है, और विश्वास धीरे धीरे लौट सकता है। अंत में यह हिस्सा हमारे भीतर एक शांत सी सच्चाई छोड़ जाता है।
जब इच्छा को आत्मविश्वास का सहारा मिल जाता है तो रास्ते उतने डरावने नहीं लगते, और तब इंसान बाहर की रुकावटों से पहले अंदर की दीवारें गिरा देता है। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को कहीं छू गई हो, अगर इस अध्याय ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, तो इस ऑडियो बुक को अपना प्यार जरूर दीजिए। एनी बुक समरीज ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही दिल से सुनाई गई किताबें आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आप अगली कौन सी किताब या कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। आपका एक कमेंट किसी नए सफर की शुरुआत बन सकता है। मैं हूं आरजे, फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ।